इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, जिसे फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलोम्स के नाम पर रखा गया, ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच मौजूद फोर्स को डिस्क्राइब करता है। ये प्रिंसिपल पॉइंट चार्ज से क्रिएट होने वाले फोर्स को क्वांटिफाई करता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कूलम्स लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज्ड पार्टिकल्स is directly proportional to the product of the charge, but is inversely proportional to the square of the distance between them. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F is equal to K into Q square by R square, जहां पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K कूलम्स लॉ कांस्टेंट है, Q1 and Q2 टू पॉइंट चार्जेस है, R डिस्टेंस है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी और बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। अगर हम दो सेम या अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर आए तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज के थ्रू लगाया गया फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करें तो फोर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें तो फोर्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सेम चार्ज में रिपल्सिव फोर्स और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो वेव थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में यूज होता है। ये प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स वेव सिस्टम के फिनोमेना को समझने और उसे एनालाइज करने के लिए एक पावरफुल टूल होता है। ये हमें समझाने में मदद करता है कि वेव कैसे इंटरैक्ट होती है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कैसे कंबाइन करती है। ये ऑप्टिक्स, अकाउटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक टेस्ट चार्ज 3 डायमेंशन स्पेस में नंबर्स ऑफ चार्जेस से सराउंडेड है। इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज किसी अदर चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। बाकी अदर चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हर एक चार्ज टेस्ट चार्ज पर इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्ट करता है। टेस्ट चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है इंडिविजुअल चार्जेस के लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट स्टेट दैट टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज टेकन सिंगल चार्ज एट अ टाइम। हर एक चार्ज के थ्रू एक्सर्टिंग फोर्स डिफरेंट या सेम हो सकती है। फोर्स की क्वांटिटी चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू लगाए जाने वाले फोर्स इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करता है। ये एक वेक्टर फील्ड है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन स्टैटिक या फिर मोशन में हो तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। The electric field at a particular point in space is defined as the force experienced by a positive test charge placed at that point divided by the magnitude of the test charge. इसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू F/Q होती है, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F फोर्स है और Q चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट वोल्ट्स पर मीटर होती है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्टेन डिस्टेंस तक एक्सपैंड करती हैं। इस डिस्टेंस तक ये किसी और चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करती है। ये 3 डायमेंशन स्पेस जिसके अराउंड कोई अदर चार्ज फोर्स फील करे उस 3 डायमेंशनल स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाएं तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू लगाया जाता है। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट डायरेक्शन में होती है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स के पास आए तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और चार्जेस के बीच फोर्स रिपल्सिव या अट्रैक्टिव होगी, ये नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल की मदद से समझा जा सकता है। टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट पर होने वाले रोटेशन को मेजर करता है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और इस टॉर्क के कारण डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाले टॉर्क को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर टाउ डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर बनता है। एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोनों चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट रखा जाए तो इस तरह के चार्ज कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होता है। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। दोनों चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस टर्निंग मूवमेंट को हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के चार्ज पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ के बारे में। गॉस लॉ को समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the total number of electric field lines crossing through given surface area.
किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टोटल सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रेक्टेंगल सरफेस से पास हो रही है, जो कि एक ओपन एरिया है। हम इस रेक्टेंगल एरिया को छोटे छोटे स्मॉल एरिया में डिवाइड करते हैं और हर एक का साइज dA मान लेते हैं। dA को हम डिफरेंशियल एरिया कहते हैं। अब हम dA के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेते हैं, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड dA होता है। dA से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम d phi से डिनोट करते हैं और इसे डिफरेंशियल ऑफ फ्लक्स भी कहते हैं। डिफरेंशियल ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। d phi को सिंप्लीफाई करने पर हमें कोस एंगल मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। टोटल फ्लक्स d phi के इंटीग्रल के बराबर होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से कैसे रिलेट करता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक स्फीयर के सेंटर में प्लेस किया गया है। इस स्फीयर का रेडियस r माना गया है। अब हम इस स्फीयर पे एक स्मॉल एरिया dA कंसीडर करते हैं। ये एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, साथ ही सरफेस के आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के थ्रू जनरेट हो रही है, वो भी आउटवर्ड है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम होगी और उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, कोस 0 1 होता है और इस वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के इंटीग्रल के बराबर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम ही है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म मान सकते हैं। और अब dA का इंटीग्रेशन करें तो हमें स्फीयर का सरफेस एरिया मिलता है, जो कि 4 pi r² होता है। एरिया की वैल्यू पुट करने पर फ्लक्स की वैल्यू E 4 pi r² होगी। अब अगर हम इस फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करें तो हमें टोटल फ्लक्स मिलता है, जो कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड होती है। इसी इक्वेशन को हम गॉस लॉ कहते हैं और इस इक्वेशन से गॉस लॉ कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोइंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is the sum of all charges q inside the closest surface divided by permittivity of free space epsilon naught. Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.